मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा भेजा गया प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, जो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का ये जो सैम्पल पेपर है या प्रैक्टिस पेपर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो एंड तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक जुड़ने से आपको ये पूरा सैम्पल पेपर ढंग से समझ में आएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर पाएंगे। तो टाइम अलाउड है इसमें 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 80 दे रखे हैं। और यह जो प्रश्न पत्र है 5 खंडों में विभाजित है, सभी पार्ट को करना अनिवार्य है। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं इसमें, बता रखा है इसमें। सेक्शन ए में 1 से 27 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 28 से लेकर 31 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसकी वर्ड लिमिट 80 है, 80 वर्ड्स। सेक्शन सी में है 32 से लेकर 35, जिसकी वर्ड लिमिट है 80 वर्ड्स ईच, एक्सीड 4 मार्क्स है। सेक्शन डी में आपका है 36 to 39। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने पड़ते हैं। और सेक्शन ई क्या है, आपका मैप होगा। मैप जो है 5 नंबर का होगा, जिसमें से लगभग 2 नंबर हिस्ट्री, 2 नंबर ज्योग्राफी का पूछा जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है, श्रम, पूंजी या भूमि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या चूज करना है, आप वो बता सकते हैं। दूसरा है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बताइए वह कौन सा देश है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो भारत की सीमा किसके साथ नहीं लगती, तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती, क्योंकि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ तो लगती है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर तो थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जयपाल सिंह भी थे, तो महात्मा गांधी नहीं थे। अगला है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। रोबेस्पियर एक तरफ दे रखा है, लुइस 16वां, जॉन लॉक, नेपोलियन, ये सभी शासक हैं। ध्यान रहे, जॉन लॉक शासक नहीं है, वो एक ऑथर है और दार्शनिक है। 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी, तो लिवरे थी। टाइल से आप क्या समझते हैं, या टाइल या तीथे इसको भी बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय तील। टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, द करेंसी ऑफ फ्रांस, ए टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, नन ऑफ द अबव। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा तो नहीं है, ये उपरोक्त में से भी कोई नहीं है। चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर है ये, सी ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रार्थखंड दिए गए हैं और एक संकल्पना है, और दूसरा कारण और कथनों को पढ़ के बताना है। अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। भारत की मानक समय रेखा का मान 82 डिग्री हाफ है, सही है ये। तो संकल्पना स एवं कारण दोनों सही है, और कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। आगे देखें, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। तो उपरोक्त सभी आंसर जो इसमें दे रखा है वो है राइट आंसर, ऑल द अबव। दोबारा संकल्पना और कारण वाला प्रश्न आ गया। जिन देशों के पास संविधान है वह देश लोकतांत्रिक हों यह जरूरी नहीं है। संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। तो सही बात है ये भी। तो बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था, 3। दोबारा संकल्पना और कारण वाला प्रश्न है, गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है। कारण है, कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है।
तो गांव में एक तरफ तो मौसमी बेरोजगारी बहुत पाई जाती है, इस पर प्रश्न है, और दूसरा है कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोगों को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है। तो दोनों ही सही हैं। तो इसका उत्तर बताना संकल्पना ABCD, इसमें ऑप्शन बताना है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया? तो ये है मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। 13वां प्रश्न है पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी? वो बताना है आपको। और 14वां प्रश्न है रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को लिखिए। द रिपरीट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। द स्पिरिट ऑफ लॉ, द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ वॉज रिटन बाय, किसकी है? तो इसका सही उत्तर रूसो की जगह मॉन्टेस्क्यू होगा। मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे वो, उन्होंने लिखा है। अब 15वां प्रश्न है सत्य अथवा असत्य बताइए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बिल्कुल सही है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार है। दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है। वह प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाता है, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है। तो वो रोजगार तो प्राप्त व्यक्ति है लेकिन संगठित क्षेत्र में नहीं है, दिहाड़ी मजदूर है वो। निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द लिखिए। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। तो इसके बारे में बताना है आपको। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ना है और उसके लिए एक पारिभाषिक शब्द बताना है। क्या हो सकता है इसके लिए? सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, मतलब समानता के हिसाब से सबको देखना चाहिए। 18वां प्रश्न है अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किसके अंडर में की गई थी? जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में। 19वां प्रश्न है महिमा मालाबार तट पर है। वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर है। बताइए वर्तमान में महिमा जो है भारत के किस तटीय मैदान पर है? तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो मालाबार सागर तट भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को कहते हैं। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पहाड़ मानसून में आने वाले बादलों को बाधित करके उन्हें अपने पश्चिमी मुखों पर वर्षा गिराने पर विवश कर देते हैं। अगला है 20वां समानता शब्द से आप क्या समझते हैं, अथवा न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं? तो समानता आप जानते ही हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। अब बात करें समानता की, तो समानता जो शब्द है उसकी अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। अब बात करें जस्टिस यानी कि न्याय की। न्याय का अर्थ होता है कि उचित बात, नियम के अनुकूल बात, हक की बात। कहते हैं ना कि न्याय, तो उचित बात, दूसरा नियम के अनुकूल बात, तीसरा हक की बात। न्याय शब्द को अंग्रेजी अनुवाद है जस्टिस, जो कि लैटिन भाषा का जस्ट से शब्द से बना है। और जबकि न्याय एक सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की चीज है। अगला प्रश्न है मानव पूंजी क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट? मानव पूंजी इसलिए महत्वपूर्ण है कि
व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी किसी व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है। व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवसन पलायन करता है, तो इसलिए मानव पूंजी महत्वपूर्ण है। अगला बात करें कि भारत की स्थल सीमा रेखा का विस्तार बताइए। मेंशन द एक्सपेंशन ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। अगर बात करें भारत की सीमा सभी में एकड़ ज़मीनी सीमा या समुद्री सीमा दोनों को शामिल करें तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की कुल ज़मीनी सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और समुद्री किनारा कोस्टलाइन की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर बांटी गई है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के विपक्ष में एक तर्क लिखिए। तो लोकतंत्र के लिए एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में कार्य करने हेतु एक संसदीय विपक्ष जो राष्ट्र की अंतरात्मा है कि सुस्पष्ट करना महत्वपूर्ण है, संतुष्ट करना महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए। ये बेरोजगारी क्या है? आप जानते हैं कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको अगर काम धंधा नहीं मिले तो ये बेरोजगारी होती है। अगर बात की जाए तो बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी कार्य करने के लिए इच्छुक तथा योग्य व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी की दर पर कार्य उपलब्ध नहीं होता। अगला प्रश्न है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? समाजवाद यानी कि सोशलिज्म एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी तंत्र की किसी एक नदी का नाम बताइए। सिंधु नदी तंत्र की जो पहली नदी है वो सिंधु ही है। और अथवा में प्रश्न है, नर्मदा नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का हिस्सा है वो। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अगर एक लाइन में लोकतंत्र को परिभाषित करना है तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह शासन की एक प्रणाली है जो जनता द्वारा चलाई जाती है। आगे बात करें सेक्शन बी की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सोवियत संघ यानी कि रूस में स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम कैसे लागू किया गया था? हाउ वॉज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक रशिया? सामूहिकीकरण एक नीति थी जिसे रूस में सोवियत संघ द्वारा तैयार किया गया था। यह वह नीति थी जिसमें विभिन्न व्यक्तिगत किसान परिवारों को सामूहिक खेती में जबरन समेकित करना शामिल था। शामिल होना मतलब शामिल था। इन सामूहिक फार्मों को कोलखोज कहा जाता था। चरण दर चरण पूर्वोत्तर रूस में 1920 से 1930 के दशक की शुरुआत में किसानों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अनाज की भारी कमी थी और उत्पादन के तरीके पुराने हो गए थे, जिसके कारण स्टालिन ने खेत के कार्यक्रम में सामूहिकता की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किसानों को सामूहिक खेती पर एक साथ खेती करने के लिए मजबूर किया गया, जिन्हें कोलखोज कहा जाता था। जिन किसानों ने सामूहिक कार्यक्रमों को करने के आदेशों का विरोध किया और उनका पालन करने से इनकार कर दिया, उन्हें कड़ी सजा दी गई और उनमें से कई को देश निकाला दी गया। किसानों को स्वतंत्र खेती करने की भी अनुमति थी, लेकिन सरकार द्वारा उन किसानों और किसानों के साथ असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया गया। रूस में सामूहिकता के इस कार्यक्रम ने अनाज के उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं की। आगे अगला प्रश्न है, किसी देश को मानक समय रेखा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भारत की मानक समय रेखा का मान बताइए। तो आप पहले भी ये क्वेश्चन देख चुके हैं। मानक समय 82.5 डिग्री। और आप जानते हैं कि जो समय रेखा है भारत जहाँ से जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT जहाँ से शुरू होता है वहाँ से 5.5 घंटे आगे है। और एक मानक समय इसलिए चाहिए होता है कि जैसे कोई देश बड़ा है तो उसके एक छोर पर
सूरज पहले पहुंचता है और दूसरे छोर पर सूरज बाद में पहुंचता है, तो समय का डिफरेंस हो जाता है। जैसे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिफरेंस होता है 2 घंटे का होता है, लेकिन अलग अलग टाइम रख देंगे तो अलग अलग दिक्कत आ जाएंगी, तो इसलिए एक टाइम एक समय ही रखना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। कथन की विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होती है, क्योंकि ऑप्शंस जनता ने चुनकर उन प्रतिनिधियों को भेजा है और वही कानून का निर्माण करेंगे, वही निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की तरह नहीं रह पाएगा, तानाशाही की तरह ये सब चीज़ें चलने लगेंगी। आप ये सभी जानते हैं, क्योंकि इसलिए स्वतंत्रता और निष्पक्षता चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारतीय चुनाव आयोग इसमें निष्पक्षता और स्वतंत्रता अपने हाथ में पूरी रखता है, ताकि स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। अगला प्रश्न है 31वां, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आर्थिक क्रियाएं जैसे विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं, एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों को बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में की जाने वाली किन्हीं 5 गैर कृषि क्रियाकलापों की सूची बनाइए। गैर कृषि क्रियाकलाप कौन से हो सकते हैं जो कृषि से जुड़े नहीं हैं? दुकान खोलना, डेयरी उत्पादन, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो 5 चीज़ें आपको बतानी है गैर कृषि जो हो, जिससे कृषि का लेना देना ना हो, गैर कृषि हो। सेक्शन सी की बात करें, हिमालय को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है? तो हिमालय भारत के लिए वरदान इसलिए भी है, एक तो जो मॉनसून होता है वो हिमालय में टकराकर वापस आता है, जिसके कारण रिट्रेटिंग मॉनसून होता है। इसके अलावा जो पवनें हैं वो जो हिमालय से टकराकर वापस भारत की तरफ आती हैं, जिससे मौसम में बदलाव आते हैं। तो और भी बहुत से कारण हैं हिमालय के होने से। नदियाँ में ग्लेशियर्स के कारण नदियाँ में पानी आता है। अथवा में प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे उत्तर भारत का स्थिति का वर्णन किया गया है, वैसे ही दक्षिण का भी उतना ही महत्व है। दक्षिण में भी पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, और वहाँ पर भी वातावरण इसी प्रकार का है जिससे अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो सके। वहाँ पर नर्मदा घाटी, नर्मदा जो वैली है, ताप्ती रिवर है, उनसे भी आपको, जैसे उत्तर भारत में गंगा है, नीचे नर्मदा है, सेम उसी प्रकार का लाभ होता है। भारतीय संविधान के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? उनका सामना उन्होंने किस प्रकार किया? सबसे पहले चुनौती तो क्या थी कि भाषा के आधार पर किस प्रकार विभाजन किया जाए, और क्षेत्र का जो किस तरह भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य को बांटा जाए, हिंदी भाषा को चुना जाए या अंग्रेजी भाषा को चुना जाए। बहुत सारी समस्या थी, चुनौतियां थी। फिर उसके बाद किस तरह भुखमरी को ख़त्म किया जाए, अनाज की समस्या पैदा हुई। अगला प्रश्न है, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार के उपाय बताइए। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है? अच्छी तरह अगर आप शिक्षित होंगे, आपके पास स्किल होगी, तो आप बेरोजगार नहीं हो पाओगे और अच्छे से आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे बेरोजगारी की समस्या होती है, केवल शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वो शिक्षित बेरोजगारी नहीं बढ़ पाएगी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से निकले विचारों का उल्लेख कीजिए जो आने वाले समय में दुनिया के लिए आदर्श साबित हुए। भाईचारा की जो भावना है, यानी कि फ्रेटर्निटी, देश की एकता, अखंडता, इन सब पर ये जो नारे थे वो फ्रांसीसी क्रांति से निकले। और सबसे पहले जो राष्ट्र नाम निकला उससे निकला। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उस समय के समाज की परिस्थिति के बारे में बताना है, कैसा समाज था,
कितने वर्गों में विभाजित था, चर्च था, पादरी वर्ग था, शासक वर्ग था, किसान वर्ग था, उसकी समस्याएं बतानी है। आगे है सेक्शन डी, अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये इकोनॉमिक्स में केस बेस्ड क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक्स में से राष्ट्रीय आय पर प्रश्न है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद किस तरह है। मुख्य क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आय के मूल संवर्धन में शामिल है क्या है, उपरोक्त सभी। चावल की खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। चावल की खेती किसके अंतर्गत आएगी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। जो खेती है वो खेती प्रथम में ही आएगी। कुरियर सेवाएं एक उदाहरण है, तो ये तृतीयक सर्विसेज का सेवा में आएगा। यह क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती है कहलाती है सर्विसेज। किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जियां उगाना किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा, बाजार, गैर बाजार, उपरोक्त सभी, सामाजिक गतिविधियां, उपरोक्त सभी में आ सकता है। अगला अनुच्छेद है सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, और नदी तंत्र के ऊपर ये प्रश्न है। तो नदी सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें बताया गया है सिंधु नदी के उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में ये बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में कश्मीर में मिलती हैं। जास्कर, नुब्रा, श्योक, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो कश्मीर क्षेत्र में हम देखें तो इसमें मेंशन किया गया ऊपर, कश्मीर क्षेत्र में मिलती है तो हुंजा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है या मानसरोवर झील है, तो तिब्बत से निकलती है ये। सिंधु नदी भारत के किस स्थान में प्रवेश करती है, सिंधु नदी आपको बताया था कि ये भारत के उत्तर पश्चिम में बहते हुए नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। अनुच्छेद एक और दे रखा है, ये पॉलिटिकल पर प्रश्न है। हरियाणा में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक एक नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी में चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एक विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। तो उसी पर प्रश्न दिए गए हैं। वर्ष 1985 में हरियाणा राज्य में किस राजनीतिक दल का शासन था, तो 1985 में किसका शासन था वो बताना है। मेंशन किया गया लोकदल पार्टी की स्थापना देवीलाल ने करी थी। 87 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत हुई, लोकदल की। और चौधरी देवीलाल ने ये शुरू किया था न्याय युद्ध आंदोलन। नाजी विचारधारा, हिटलर के ऊपर पर्यायवाची शब्द देखिए, मतलब 4 आपको इस तरह के मिलेंगे जो ऐसे आपको ढूंढकर प्रश्न लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, मैप। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था। एक्सिस फ्रांस में बताया गया, यूएस से मेंशन किए गए हैं। कोंकण तटीय मैदान, मालवा का पठार, अनुमुडी पर्वत शिखर बताना है इसमें। तो ये था पूरा आपका सैंपल पेपर। कैसा लगा आप जरूर बताएं। धन्यवाद।